रिलेटेड प्रॉब्लम्स को यहां डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। ऋतिक भाई चलिए, कोई वेरी गुड संतोष। ध्यान से देखिएगा सवाल नंबर 40। बहुत ही ज्यादा ये प्यारा सवाल है, इतना प्यारा सवाल है क्या बोले। देखिए ये जो सवाल है, देखिए 40 सवालों पे आ चुके हैं। अब ये जो टाइप है आपका खत्म होने की कगार पे है। ये 2018 मेंस में पूछा हुआ एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये बताइए, सवाल में दे रखा है इन ए ट्राइंगल पी क्यू आर, एक त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल पी 120 डिग्री है। पीएस जो है क्यू आर पे परपेंडिकुलर है एट पॉइंट एस, बिंदु एस पर। यदि पी क्यू प्लस क्यू एस बराबर है एस आर के, तो बताइए एंगल क्यू का मान क्या होगा। मेरे प्यारे भाई, सवाल को बहुत ही प्यार से समझने की जरूरत है कि सवाल बहुत कंसेप्चुअल है। देखिए ध्यान से, अगर मैं आपके सामने एक ट्राइंगल बनाता हूं दोस्तों इस तरीके से, क्योंकि ये जो ट्राइंगल है ये ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल का एक एंगल कैसा दे रखा है, तो आप कहोगे सर इस ट्राइंगल का एक एंगल 120 डिग्री बता रखा है, दैट वाई इट इज ऑब्ट्यूज। मैंने आपके सामने ट्राइंगल बना दिया इस तरीके से, पी क्यू आर। आप बोलेंगे बढ़िया किया सर आपने, जिसमें ये वाला जो एंगल पी है दोस्तों, ये जो एंगल पी है कितने डिग्री का बोला है, ये क्वेश्चन में 120 डिग्री का बोला है। अब क्या बोला है, पीएस जो है क्यू आर पे परपेंडिकुलर है। तो ये जो लाइन पीएस ये इस तरीके से खींची गई है कि ये क्यू आर को पॉइंट एस पे मिल रही है और ये जो है क्यू आर के परपेंडिकुलर है। यदि पी क्यू प्लस क्यू एस का सम एस आर के बराबर है तो एंगल क्यू बताओ। कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है कि अगर ये पी क्यू ए है दोस्तों, अगर ये पी क्यू ए है, अगर ये पी क्यू ए है और दोस्तों ये क्यू एस जो है ये बी है, तो सवाल में पी क्यू प्लस क्यू एस का जो सम है वो इस एस आर के बराबर है। मतलब अगर ये साइड ए है ये साइड बी है, तो इस एस आर की जो लंबाई है वो क्या होगी, ए प्लस बी होगी। क्या होगी दोस्तों, ए प्लस बी होगी। तो आपको बताना है कि भाई मेरे ये एंगल क्यू कितनी डिग्री का होगा। अगर ये साइड ए है ये साइड बी है, तो इन दोनों साइडों का सम एस आर के बराबर है, ए प्लस बी है। तो एंगल क्यू का मान क्या होगा, कोण क्यू का माप क्या होगा, बताइए जल्दी से। ध्यान से सुनिएगा इस सवाल को। पहली बात तो इस सवाल का आंसर ना ही 30 डिग्री हो सकता है और ना ही इस सवाल का आंसर 20 डिग्री हो सकता है। ये दो ऑप्शन तो देखते ही हट गए, ये दो ऑप्शन तो कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकते। बच्चे कह रहे 30 डिग्री, कैसे हो सकता है 30 डिग्री। मैं आपको समझाना चाहता हूं, देखिए ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको बताया है समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें दो साइड बराबर है। अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड बराबर है, अगर आप इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालते हो, अगर आप इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालते हो, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दो साइड बराबर है, तो परपेंडिकुलर डालोगे तो ये बिल्कुल बीचों बीच में रहेगा एडी। जो उधर रहेगा वही इधर रहेगा, मतलब जो लंबाई बीडी की रहेगी वही लंबाई डीसी की रहेगी, तो ही आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा। मतलब ये लाइन आपकी एडी एल्टीट्यूड भी हो गई, ये माध्यिका भी हो गई, ये लाइन ही आपकी एंगल बाइसेक्टर भी होगी, ये एंगल ए को बाइसेक्ट ही करेगी। ऐसा केवल आइसोसेलेस ट्राइंगल में होता है। अब आप एक बात बताओ, ध्यान से लॉजिकली समझना कि अगर ये एंगल 120 डिग्री है, 120, तो इन दोनों एंगल का सम 60 डिग्री है, 60। अगर ये ट्राइंगल आइसोसेलेस होता तो ये एस पॉइंट जो है बिल्कुल बीचों बीच में होना चाहिए था, बीचों बीच में तो नहीं है। इसका मतलब ये 30 तो 30 तो कभी हो नहीं सकता, आइसोसेलेस होने के लिए 30 होना चाहिए। अब आप एक बात बताओ, ये जो पॉइंट एस है ये एंगल क्यों के नजदीक है। अगर आइसोसेलेस होता ट्राइंगल तो दोनों एंगल 30 डिग्री के होते, पर आइसोसेलेस तो है नहीं, तो इसलिए 30 हो नहीं सकता। ये बताओ, ये जो पॉइंट एस है ये इस एंगल क्यों के ज्यादा नजदीक है। मैंने आपको बताया है कि ये एल्टीट्यूड जब आप डालोगे तो एल्टीट्यूड हमेशा बड़े एंगल के नजदीक आएगा, बड़े एंगल के नजदीक। मतलब ये एंगल 30 डिग्री से ज्यादा रहा होगा, 30 डिग्री से कम, तो ये एंगल 30 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, तो 20 भी नहीं हो सकता उत्तर, है ना। तो ये दो ऑप्शन हट गए आपके, लेकिन फिर भी दो ऑप्शन में तो फंस गए। आपको ये वाला एंगल निकालना है कि ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा। देखिए मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं, जब भी पेपर में ऐसा सवाल आए,
जब भी पेपर में ऐसा सवाल आए कि दो लेंथ का सम एक तीसरी लेंथ के बराबर है, दो लेंथ का सम एक तीसरी लेंथ के बराबर है, तो आपको क्या करना है, ऐसे हर एक क्वेश्चन में आपको ब्रेक करना है, आपको ब्रेक करना है। ये देखिए, ये साइड जो एस आर है इसकी लंबाई a प्लस बी है। मैंने इस पे एक पॉइंट टी इस तरीके से ले लिया अपनी मर्जी से, कि मैंने एक पॉइंट टी इस तरीके से ले लिया कि ये लेंथ b है, ये लेंथ b है, और दोस्तों ये लेंथ a है, ये लेंथ ए है। मैंने अपनी मर्जी से इस एस आर पर एक पॉइंट इस तरीके से लिया, ये ए प्लस बी के मैंने दो हिस्से कर दिए, बी कर दिया, ये ए कर दिया। क्यों क्यों ऐसा क्यों किया? क्योंकि अगर आप अब पी से टी को मिलाओगे, जब भी आप ऐसा देखो, जब भी आप ऐसा देखो, तो आपको हमेशा ब्रेक करना है, आपको हमेशा ब्रेक करना है। अगर ये लेंथ बी है तो मैंने ये भी बी कर दी, यानी कि ये दोनों चीजें क्या होगी, ये दोनों इक्वल होगी बी और बी, इसलिए मैंने किया। आप इस ट्रायंगल को बताओ, ये ट्रायंगल पीटीएस क्या बन गया दोस्तों, ये ट्रायंगल पीटीएस क्या बन गया, पीटीक्यू, सॉरी ट्रायंगल पीटीक्यू, पीटीक्यू क्या बन गया, आइसोसेलेस नहीं बन गया भैया। अगर किसी ट्रायंगल में एक लाइन आपकी परपेंडिकुलर भी है और ये बाइसेक्ट भी कर रही है बी और बी, इसका मतलब ये ट्रायंगल कैसा है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज होगा मतलब ये दोनों साइड भी इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा केवल आइसोसेलेस ट्रायंगल में ही होता है। तो भाई मेरे, ये लाइन पीएस इस ट्रायंगल पीटीक्यू को देखो परपेंडिकुलर भी है, बाइसेक्ट भी कर रही है, मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। अगर ये लेंथ ए है तो ये लेंथ भी आपकी ए ही होगी, ये लेंथ भी आपकी ए ही होगी। तो आप बोलोगे हाँ जी सर, अगर ये कोण थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। बोलो मजेदार बात है ना, आप बोलोगे हाँ जी सर। आप एक बात बताओ, अब इस ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल पीटीआर, त्रिभुज पीटीआर, ट्रायंगल पीटीआर कैसा बन गया? अरे यार ये भी आइसोसेलेस बन गया। ये साइड कितनी है, ए, ये साइड कितनी है, अगर दो साइड बराबर है तो दोनों एंगल भी बराबर होंगे, दोनों एंगल भी बराबर होंगे। इनका एक्सटीरियर कितना है, थीटा। अगर एक्सटीरियर थीटा है तो इन दोनों एंगल का सम थीटा होना चाहिए, दोनों बराबर बराबर होंगे। तो अगर ये थीटा बाई 2 है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा बाई 2 होगा। ये थीटा है, दोनों बराबर होंगे, थीटा बाई 2, थीटा बाई 2। आप बोलोगे हाँ जी सर। एनी प्रॉब्लम, कोई परेशानी? सवाल यहीं पे खत्म हो जाता। पूरे बड़े ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल पी क्यू आर को, बड़े ट्रायंगल को देखो, ये एंगल कितना है, 120 डिग्री। अगर ये एंगल 120 डिग्री है तो बाकी दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, इस एंगल और इसका सम कितना होना चाहिए, 60 डिग्री। यानी कि थीटा प्लस थीटा बाई 2 कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। और यहां से ये कितना आ जाएगा, 3 थीटा बाई 2 60। और 3 से 60 कितनी बार कट जाएगा, 20 बार कट जाएगा। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 20 दूनी 40 डिग्री। और इस सवाल का आंसर यही पूछा था, एंगल थीटा कितना गया, 40 डिग्री। 40 डिग्री ही सवाल का आंसर है, ए ऑप्शन। सर पर डे क्लास का पीडीएफ नहीं मिलता है। अरे पर डे क्यों मिलेगा कुंदन, पूरी शीट एक साथ अपलोड होती है ना, शीट आपकी डली हुई है, वो शीट देख लो। ये सवाल बहुत ही ज्यादा आसान है, सवाल में हमने कुछ भी नहीं किया सचिन सिंह तोमर, पूरे सवाल को हमने फिगर में ही खत्म कर दिया है, कोई कैलकुलेशन है ही नहीं। पर इस फिगर में क्या क्या कंसेप्ट लगे हैं वो आपको आना चाहिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इस सवाल को करने के जो मेथड है वो बहुत लंबे लंबे हैं, 2-2 पेज के, वो आपको नहीं करने, एक कंस्ट्रक्शन आपको करना है। मैंने क्या कंसेप्ट बताया कि दुनिया के किसी भी ज्योमेट्री के सवाल में अगर एक लेंथ का सम दो लेंथ के सम के बराबर दिख रहा है तो आपको हमेशा ब्रेक करना है, तोड़ना सीखना है, ठीक है ना। आपने बस इसको ब्रेक किया, सवाल अपने आप सॉल्व हो गया, कुछ भी नहीं करना था, ठीक है। मुझे लगता है आपको ये सवाल समझ में आ गया है, ठीक है। आप एक बार इसको रिवाइज करके देखिएगा, फिर से आपको समझ आ जाएगा, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट। क्लियर है? देवांशी हमने बता दिया है। क्या दिखाई नहीं दे रहा भाई आप लोगों को? आगे बढ़े भाई, ठीक है। विपिन, अगर दो साइड बराबर हैं तो दोनों एंगल भी बराबर होंगे। अगर एक्सटीरियर थीटा है, थीटा बाई 2 कैसे हुआ, अगर दो साइड बराबर है तो दो एंगल भी बराबर होंगे, है भाई। अगर मैंने आपके सामने इस तरीके से एक ट्रायंगल ये बना रखा है, ये ट्रायंगल,
और ये दोनों साइड बराबर हैं। अगर दो साइड बराबर है तो ये बुद्धि में क्यों नहीं रखते हो कि ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। अगर ये एक्सटीरियर एंगल थीटा है तो इन दोनों एंगल का सम थीटा होना चाहिए, दोनों एंगल का सम थीटा होना चाहिए, योग थीटा आना चाहिए। पर दोनों बराबर बराबर करने हैं तो भैया दोनों को आधा आधा कर दो ना, ये भी थीटा बाई 2 होगा, ये भी थीटा बाई 2 होगा, सम थीटा आ गया और दोनों कोण बराबर भी रहे। क्लियर है? साहिल समझ आ गया? लाइव क्लास में बैक का ऑप्शन क्यों नहीं है? क्या जरूरत है भाई बैक जाने की, बताइए। अरविंद, अगर पूरा एक बड़े ट्राइंगल का एंगल 120 डिग्री है तो बाकी दोनों एंगल का सम कितना आएगा? 60 डिग्री। अगर किसी ट्राइंगल में सवाल को ढंग से पढ़ा करो, सब कुछ सवाल में दे रखा है। अगर ये एंगल 120 डिग्री है तो बाकी दोनों एंगल का सम कितना आ जाएगा? इन दोनों का 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा? तो क्या बताए साहिल, उसको खींचते रहे हैं भाई। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट। देखिए, अगर मैं आपके सामने कोई भी ट्राइंगल बनाऊं, आपके सामने मैंने ये ट्राइंगल बनाया इस तरीके से, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं आपके सामने कोई भी ट्राइंगल बनाता हूं, सभी लोग लॉजिकली समझेंगे। ये ट्राइंगल है दोस्तों ए बी सी, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो वर्टेक्स ए के सामने की साइड स्मॉल ए, वर्टेक्स बी के सामने की साइड स्मॉल बी, वर्टेक्स सी के सामने की साइड स्मॉल सी। तो कंसेप्ट इतना सा है, ट्राइंगल में बड़े एंगल के सामने की साइड सबसे बड़ी और छोटे एंगल के सामने की साइड सबसे छोटी होती है। कॉपी में लिख लीजिएगा, त्रिभुज में सबसे बड़े कोण के सामने की साइड सबसे बड़ी और सबसे छोटे कोण के सामने की साइड सबसे छोटी होती है। बात समझ में? त्रिभुज में सबसे बड़े एंगल के सामने की साइड, देखिए त्रिभुज में 3 एंगल होते हैं और 3 ही साइड होती हैं, तो कोई एंगल बड़ा होगा कोई एंगल छोटा होगा, है ना। तो त्रिभुज में जो सबसे बड़ा एंगल होगा उसके सामने की साइड लार्जेस्ट रहेगी तीनों में, और जो सबसे छोटा एंगल होगा उसके सामने की साइड सबसे छोटी रहेगी। क्लियर है? आप बताइए, अगर मैं ये कहता हूं कि ये एंगल ए जो है, ये एंगल ए लार्जेस्ट है, अगर कोण ए सबसे बड़ा है, अगर कोण ए सबसे बड़ा है तो कोण ए के सामने कौन सी साइड आ रही है? स्मॉल ए। तो स्मॉल ए भी तीनों साइडों में सबसे बड़ा रहेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? अगर मैं आपसे कहता हूं कि त्रिभुज के तीनों कोणों में ये वाला कोण सी जो है सबसे छोटा है, कोण सी जो है, मैं एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, कोण सी सबसे छोटा है, तो आप कहोगे सर कोण सी सबसे छोटा है तो इसके सामने की जो साइड है वो त्रिभुज की तीनों भुजाओं में सबसे छोटी होगी। क्या सभी को कंसेप्ट क्लियर हो गया कि त्रिभुज में बड़े एंगल के सामने की साइड सबसे बड़ी और छोटे एंगल के सामने की साइड सबसे छोटी होती है? क्लियर है? कोई परेशानी है दोस्तों इसमें? कोई भी तकलीफ है? सही है। जैसे मैं आपके सामने एक ट्रायंगल बनाता हूं इस तरीके से, ये एंगल जो है, ये जो है एंगल 100 डिग्री का है, ये जो है दोस्तों आपका जो एंगल है ये 70 डिग्री का है, 70 नहीं, ये 80 डिग्री का है, ये वाला जो एंगल है ये 65 डिग्री का है, और ये जो एंगल है 35 डिग्री का है। ये साइड x है, ये साइड y है, ये साइड z है। बताइए कौन सी साइड सबसे बड़ी है, कौन सी साइड सबसे छोटी है? अरे भैया पढ़ लो यार, क्यों बेवजह के कमेंटबाजी में लगे पड़ो? एक भी स्टूडेंट का कमेंट पढ़ाई से रिलेटेड है ही नहीं। इस हिसाब से रहोगे तो एक भी स्टूडेंट की नौकरी लगेगी ही नहीं। ये हो गया आई नीड हेल्प, मेरा कमेंट जा रहा, कौन सा प्रैक्टिस, ये ऐसी तैसी। तो पढ़ने की बात करो, केवल पढ़ने की, जो चीज बताई उस पर पढ़ो, बाकी पूरी दुनिया भूल जाओ। कदे कहीं के मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया, ये 80 डिग्री है, 65 डिग्री है, 35 डिग्री है, ये साइड एक्स है, वाई है, जेड है। हमने क्या बोला? त्रिभुज में सबसे बड़े एंगल के सामने की साइड सबसे बड़ी और सबसे छोटे एंगल के सामने की साइड सबसे छोटी। सबसे बड़ा एंगल क्या है? 80 डिग्री। इसके सामने की साइड जो है जेड, ये सबसे बड़ी रहेगी, सबसे बड़ी रहेगी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल ठीक बात है। आप बताओ 80 डिग्री से छोटा कौन सा है? 80 डिग्री से छोटा दिख रहा है 65 डिग्री, तो 65 डिग्री के सामने आ रहा है वाई, तो ये जेड से छोटा रहेगा वाई। और त्रिभुज का सबसे छोटा एंगल कौन सा है? सबसे छोटा है 35, और 35 के सामने क्या आ रहा है? एक्स, तो एक्स जो है वो सबसे छोटा रहेगा। मतलब जेड सबसे बड़े एंगल के सामने सबसे बड़ी, एक्स सबसे छोटी, और वाई रहेगा बीच में। वाई की वैल्यू जेड और एक्स के बीच में रहेगी। ये बात सबको समझ में आ गया? इसमें तो किसी भी बच्चे को कोई संदेह नहीं है। क्लियर है? इसका उल्टा भी ट्रू होता है दोस्तों, इसका रेसिप्रोकल भी ट्रू होता है।
क्या होता है रेसिप्रोकल? मतलब त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण सबसे बड़ा और सबसे छोटी भुजा के सामने का कोण सबसे छोटा होता है। मैंने दोस्त आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया इस तरीके से। ये एक ट्रायंगल है, ये साइड 15 है, ये साइड 14 है, ये साइड आपकी 13 है। ये ट्रायंगल है ए बी सी है भाई। ये एंगल ए हो गया इंटीरियर, ये एंगल बी, एंगल सी। हमने क्या बोला? उल्टा भी ट्रू है। त्रिभुज में सबसे बड़े एंगल के सामने की साइड सबसे बड़ी और सबसे छोटे एंगल के सामने की साइड सबसे छोटी। उल्टा क्या है? त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण सबसे बड़ा और सबसे छोटी भुजा के सामने का कोण सबसे छोटा होता है। तो आप बताइए इसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा एंगल कौन सा है? सबसे बड़ी साइड 15 है, 15 के सामने क्या आ रहा है? एंगल सी। तो एंगल सी जो है, ये जो कोण सी है, ये सबसे बड़ा होगा। उसके बाद आता है 14, 14 के सामने आ रहा है ए, तो ए उससे छोटा रहेगा। सबसे छोटी भुजा है 13, 13 के सामने आ रहा है बी, तो बी एंगल जो है वो सबसे छोटा रहेगा। जिस तरफ मुंह खुलता है वो वैल्यू बड़ी होती है। बताओ, ये इतनी सी बात, ये अठन्ने की बात बताने में तुम्हें 20 मिनट लगते हैं, फिर भी तुम कहते हो सर नहीं समझ आता, तो कितने बुरे हो तुम हैं? करिए जरा। क्वेश्चन नंबर 41। पेपर में इतना आसान सवाल तो नहीं आएगा, पेपर में तो ये सवाल आएगा, ये पूछा हुआ रेलवे का सवाल है, करके बताओ जल्दी से। एबीसी एक ट्राइंगल है जिसमें एंगल बी एंगल सी से बड़ा है। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है? देखिए ये एंगल 60 डिग्री है, अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो बाकी ये जो दो एंगल बचे हैं, एंगल बी और एंगल सी, इन दोनों का सम कितना होगा? 120 डिग्री। इन दोनों का सम कितना बचा? 120। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होना चाहिए। इन दोनों का सम 120 डिग्री है। अब एक बात बताओ मेरे प्यारे दोस्त, एंगल बी एंगल सी से बड़ा है, अगर दोनों बराबर बराबर होते तो ये भी 60 डिग्री हो जाता, ये भी 60 डिग्री हो जाता, लेकिन एंगल बी बड़ा है एंगल सी से, यानी कि ये वाला कोण 60 डिग्री से थोड़ा बड़ा रहा होगा और ये वाला कोण 60 डिग्री से उतना ही छोटा रहा होगा। बात समझ में आई? तो आप बताइए सबसे बड़ा एंगल ये हो गया, ये 60 डिग्री से बड़ा है, यानी कि ये साइड भी लार्जेस्ट होगी। उसके बाद 60 डिग्री आ गया, 60 डिग्री के सामने की साइड ए छोटी होगी और सबसे छोटा एंगल ये होगा 60 डिग्री से लेस, तो इसके सामने की साइड सी सबसे छोटी होगी और ये वाली बात एकदम सही है, सी ऑप्शन आंसर है। बोलिए, इसमें एक भी बच्चे को डाउट है? एनीबडी, किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट है? क्लियर है? मुझे लगता है आपको मेरी बातें समझ में आ गई, जो मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया। आगे चलते हैं नेक्स्ट बात की तरफ। सभी लोग बहुत ढंग से और बहुत प्यार से समझेंगे त्रिभुज कैसे बनता है और क्यों बनता है। देखिए मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपसे कहता हूं मेरे पास ये एक लेंथ है, ये एक लेंथ है, ध्यान से सुनिएगा, ए बी। ये ए बी है, एक लाइन सेगमेंट है, इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है। ए बी है, इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है। ए बी है, इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है। सभी लोग ढंग से समझिएगा मेरे प्यारे भाई, एक लेंथ सेगमेंट है, इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है, मुझे एक ट्राइंगल बनाना है। तो आप एक बात ये समझो ध्यान से, in a triangle sum of any two sides in a triangle sum of any two sides is always greater than third side. In a triangle sum of any two sides is always greater than third side. त्रिभुज में दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। क्या हिंदी वाले भाई लिख लेंगे? त्रिभुज में दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है।
ट्राइंगल में दो साइड्स का सम, किन्हीं भी दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है। क्यों होता है ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने आपके सामने लाइन सेगमेंट लिया, रेखाखंड, रेखा का एक टुकड़ा है जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है। आपके पास प्रकार होगा, कंपास होगा, घर में ध्यान से सुनिएगा। आप दोस्तों यहां पे 4 सेंटीमीटर भरो, 4 सेंटीमीटर, जो प्रकार की दो चौंच होती है ना उसमें 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस भर लो। 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस भर के आप ऐसे चाप लगाओ, आप ऐसे चाप लगाओ, बोलो ऐसे लग जाएगा। फिर मैं आपसे कहता हूं ये 4 हो गया, तो आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल ठीक है। फिर आप यहां पे प्रकार की नोक रखो और ऐसे 7 सेंटीमीटर भर के ऐसे चाप लगाओ, तो चाप ऐसे लग जाएगा। क्लियर ना? अगर आप इसको पूरा खींच दोगे ना तो सर्कल बन जाएगा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का। तो क्या ये दोनों चाप एक दूसरे को काटे? तो आप बोले नहीं सर ये तो एक दूसरे को काटेंगे ही नहीं। क्योंकि अगर मैं आपसे ये कहूं क्या ऐसा ट्रायंगल बन सकता है कि एक साइड 4 हो, ये साइड 7 हो, ये 15 हो, तो आप कहोगे सर ये ट्रायंगल कभी दुनिया में बन ही नहीं सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है? आपने बनाने की कोशिश करी, कैसे बनाया? आपने ये लंबाई ली 15 सेंटीमीटर, यहां पे 4 सेंटीमीटर का चाप रखा और ऐसे प्रकार में देके मारा, यहां पे 7 सेंटीमीटर दूरी भरी, ऐसे देके मारी। जब दोनों पॉइंट कहीं काट ही नहीं रहे तो कैसे बन जाएगा ट्रायंगल? नहीं बनेगा। अब आप ध्यान से सुनो, आप कहो सर मैं एक काम करता हूं, इस बार थोड़ा सा बढ़ाता हूं। हमने ये सेगमेंट लिया AB, ये AB है, इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है। तो आप एक बात बताओ, यहां पे ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, ध्यान से, यहां पे 10 सेंटीमीटर भरो प्रकार में, कितना भरो? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर भर के ऐसे चाप मारो, तो आप कहोगे कि सर ऐसे बन जाएगा ये तो 10 सेंटीमीटर। तो आप बोलोगे हाँ जी सर 10 सेंटीमीटर मार के मैंने भारा जो है यहां पे करा। फिर मैं कहता हूं एक काम करो, पॉइंट बी पे रखो और ऐसे 5 सेंटीमीटर रख के चाप मारो, तो चाप ऐसे जाएगा 5 सेंटीमीटर रख के, 5 सेंटीमीटर रख के। तो क्या एक दूसरे को काटे? आप कहोगे हां जी सर काटे, लेकिन एक ही पॉइंट पे काट गए, यहीं पे ही काट गए दोनों लोग, यहीं पे। तो क्या कोई ट्रायंगल बन पाया? आप कहोगे कहां बना सर ट्रायंगल, मूड खराब हो गया, ये तो सीधी रेखा ही रही, ये तो सीधी रेखा ही रही। क्यों रही? क्योंकि 10 + 5 15 होता है। तो मेरे प्यारे भाई क्या ये कभी ट्रायंगल बन पाएगा? क्या ऐसा कोई ट्रायंगल संभव है कि ये साइड 10 रहे, ये साइड 5 रहे, ये साइड 15 रहे? आप कहोगे कैसे संभव है सर? है ही नहीं, क्योंकि 10 और 5 तो 15 के बराबर हो रहा है। क्योंकि अगर आप यहां से करना चाह रहे हो ये 10 सेंटीमीटर का और ये 5 सेंटीमीटर का, तो ये पॉइंट यहां ना होकर यहां नीचे रहेगा, यहां पे भैया ये 10 और ये 5, तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। बोलो, तो आप बोलोगे हां जी सर ट्रायंगल नहीं बन पा रहा। लेकिन अब समझिएगा दोस्त, अगर मैं आपके सामने एक लाइन सेगमेंट ऐसे खींचता हूं, ये AB है और ये लेंथ 15 सेंटीमीटर है, ये लेंथ 15 सेंटीमीटर है। मैं आपसे कहता हूं एक काम करो, अब तुम कमर कस लो, इस बार 11 सेंटीमीटर भरो प्रकार में, 11 सेंटीमीटर भरो और तुम जो है चाप मार दो। तुम आपने यहां पे 11 सेंटीमीटर भरा और ऐसे चाप मारा, आप इसको पूरा कर देंगे ना तो सर्कल बन जाएगा। उस सर्कल की जो रेडियस होगी वो कितनी होगी? 11 है ना। इस पॉइंट ए से यहां पे कहीं भी कोई डिस्टेंस लोगे 11 आएगा। तो आपने ऐसे 11 सेंटीमीटर भर के जो है ये चाप जो है ये पूरा सर्कल आपने खींच दिया। तो आप बोलते हैं हां जी सर। मैं आपसे कहता हूं ज्यादा टेंशन मत लो, इस बार पॉइंट बी पे नॉक रखो और 7 सेंटीमीटर भर के चाप मारो। तो 7 सेंटीमीटर भर के चाप मारोगे तो यहां पे काटेगा, प्रकार में रख के देखो काटेगा कितना? 7 सेंटीमीटर भर के चाप मारो तो देखो काट रहा है कि नहीं काट रहा है। मतलब ये दोनों चाप एक दूसरे को यहां पे काट गए, पॉइंट सी पे काटेंगे कि नहीं काटेंगे? इस बार ही काटेंगे। आप बताओ ये जो लेंथ है यहां से यहां तक की, ये इस सर्कल की रेडियस 11 होगी। ये पॉइंट बी पे प्रकार की नोक रख के ऐसे मैंने खींचा है, ये 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का। त्रिज्या क्या होती है? सेंटर से सरकमफेरेंस की दूरी होती है त्रिज्या। ये त्रिज्या ये हमेशा 7 रहेगी, 7 7 7 7 7। तो ये जो है ये कितना आएगा? 7 आएगा। तो ये ट्रायंगल बना कि नहीं बना? इस बार ही ट्रायंगल बना। क्या इस केस में ट्रायंगल बन पाया? नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया ट्रायंगल इस केस में? क्योंकि यहां पे दोनों जो साइड ली थी आपने 4 और 7, इनका जो सम था वो 15 से छोटा हो रहा था। यहां ट्रायंगल क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि आप जो दो साइड ले रहे थे 10 और 5, इसकी वैल्यू तीसरी साइड के बराबर आ गई, तो यहां सीधी रेखा बन गई। लेकिन यहां पे जो आपने दो साइड लिए 11 और 7, इन दो साइडों का सम तीसरी भुजा से बड़ा हो रहा है 15। यानी कि ट्रायंगल तभी बन पाएगा जब दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा रहे। क्लियर? क्या इसमें एक भी बच्चे को कोई परेशानी है? और यह बात मैंने आपको सिद्ध करके बता दी, आपको दिख रही होगी कि ट्रायंगल तभी क्रिएट हो सकता है
जब उसमें दो साइड का सम ऑफ एनी टू साइड वो थर्ड साइड से ऑलवेज ग्रेटर रहे। एनी प्रॉब्लम, ये ट्राइंगल के बनने की शर्त है। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो ट्राइंगल है ही नहीं, वो बन ही नहीं सकता। तो मैं आपके सामने फाइनल स्टेटमेंट लिख रहा हूं। अगर हम आपके सामने ट्राइंगल बनाते हैं इस तरीके से, ट्राइंगल ए बी सी, वर्टेक्स ए के सामने एक साइड स्मॉल है, ये स्मॉल बी और ये स्मॉल सी। आप बोलोगे हाँ जी सर ठीक बात है। तो अगर मैं दो साइड ए और बी को पकड़ता हूं तो इन दोनों साइडों का सम ए और बी का हमेशा तीसरी भुजा से सी से बड़ा होना चाहिए। अगर मैं साइड बी और सी लेता हूं तो इन दोनों साइडों का सम भी तीसरी साइड से ग्रेटर आना चाहिए, ट्राइंगल तभी बनेगा। अगर मैं साइड सी और ए लेता हूं तो सेम इसी तरीके से इन दोनों साइडों का सम भी तीसरी साइड से ग्रेटर आना चाहिए। तो सम ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। क्या ये बात ठीक है? मुझे लगता है आपको मेरी बातें समझ में आ गई हैं। दोस्तों अगर आप यहां से b की वैल्यू निकालो, आप ध्यान सुनना, अगर आप यहां से b की वैल्यू निकालो तो आप कहोगे b ग्रेटर आ रहा है c माइनस ए। अगर आप यहां से b की वैल्यू निकालो तो आप कहोगे सर b ग्रेटर आ रहा है। अगर आप b c उधर ले आओगे तो माइनस हो जाएगा a माइनस सी। तो यानी कि आपके दिमाग में क्या आया कि ये जो साइड b है, ये जो साइड b है, भैया त्रिभुज में तीन ही साइड होती है, ए होती है, बी होती है या जो सी होती है। इस त्रिभुज की जो भुजा बी की वैल्यू है वो सी माइनस ए से भी बड़ी है, वो ए माइनस सी से भी बड़ी है। देखिए सी माइनस ए और ए माइनस सी का मतलब होगा डिफरेंस। जैसे मुझे 10 और 7 में से घटाना हो या 7 माइनस 10 में घटाना हो, तो अगर मैं यहां पे डिफरेंस की बात करता हूं, मॉड लेता हूं, तो इनका डिफरेंस 3 आ रहा है। भैया 10 और 7 का डिफरेंस कितना होता है? 3 होता है। 7 और 10 का डिफरेंस कितना होता है? 3। ये जो साइन होता है ना दोस्तों, डिफरेंस का होता है। डिफरेंस का मतलब हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। देखिए साइड सी भी बड़ी हो सकती है, साइड ए भी बड़ी हो सकती है। तो सी में से ए को घटाओगे तो भी बी बड़ी रहेगी, ए में से सी को घटाओगे तो भी बी बड़ी रहेगी। मतलब इस त्रिभुज की भुजा बी की जो वैल्यू है, साइड बी की जो वैल्यू है, वो हमेशा सी और ए के डिफरेंस। तो ये क्या होगा दोस्तों? डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब ये मैंने मॉड लगा दिया। मॉड का मतलब आपको केवल पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो साइड बी की वैल्यू बाकी जो दो साइड बची सी माइनस ए उनके डिफरेंस से बड़ी है, और बाकी जो साइड है सी प्लस ए उनके सम से छोटी है। तो कंसेप्ट क्या निकल के आया कि त्रिभुज की किसी भी साइड की वैल्यू, सम ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ये तो आपके सामने दिख गया। लेकिन दूसरी बात ये भी निकल के आती कि त्रिभुज की किसी भी साइड की वैल्यू, एनी साइड की वैल्यू अदर टू साइड के डिफरेंस से बड़ी है और अदर टू साइड के सम से छोटी है। आप ये बाकी साइडों के लिए भी निकाल सकते हो, जैसे मैंने ये चीज प्रूफ की, आप और भी प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, सबको समझ में कि त्रिभुज की किसी भी साइड की वैल्यू अदर टू साइड के डिफरेंस से बड़ी है और अदर टू साइड के सम से छोटी है। दिख रहा है ना, बी की वैल्यू सी प्लस ए से छोटी रहती है। अगर मैं इसी तरीके से बोलूं साइड सी के लिए, तो साइड सी की जो वैल्यू है वो ए माइनस बी से अदर टू साइड है ए और बी के डिफरेंस से बड़ी रहेगी और अदर टू साइड के सम से छोटी होगी। अगर मैं साइड ए की वैल्यू निकालूं तो साइड ए की वैल्यू बाकी क्या बची, बी माइनस सी के डिफरेंस से बड़ी रहेंगी और बी प्लस सी के सम से छोटी होंगी, बी प्लस सी से छोटी होंगी। तो त्रिभुज की किसी भी साइड की वैल्यू, ट्राइंगल की किसी भी साइड की वैल्यू अदर टू साइड के डिफरेंस से बड़ी और अदर टू साइड के सम से छोटी होती है। त्रिभुज की किसी भी भुजा की वैल्यू अदर टू साइड के डिफरेंस से बड़ी और अदर टू साइड के सम से छोटी होती है। ये ट्राइंगल के बनने की शर्तें हैं। अगर ये शर्त फॉलो होती हैं तो ही ट्राइंगल बनेगा, अदरवाइज आपका ट्राइंगल नहीं बन पाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो ट्राइंगल नहीं बन पाएगा। त्रिभुज में दो साइडों का सम हमेशा तीसरी साइड से ग्रेटर होना चाहिए। इसी स्टेटमेंट को यूज करके हमने एक बात और ड्राइव कर दी कि त्रिभुज की हर साइड की वैल्यू अदर टू साइड के डिफरेंस से बड़ी और अदर टू साइड के सम से छोटी होती है। क्लियर है? जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं मेरे प्यारे भाई कि एक ट्राइंगल है, ये साइड आपकी जो है 18 है, ये साइड आपकी 40 है और ये साइड आपकी 51 है। क्या ये ट्राइंगल पॉसिबल है? क्या ऐसा ट्राइंगल बन भी सकता है कि नहीं बन सकता? बताइए जरा।
बोलिए। देखिए, अब मैंने आपको एक ट्रायंगल के बनने की शर्त बता दी। आपको हर एक कंडीशन को चेक करने की जरूरत नहीं है कि इसको भी चेक करो, इसको भी चेक करो, इसको भी चेक करो। आपको हर एक कंडीशन को चेक करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आप केवल एक ही साइड को चेक करके बता सकते हो। आप केवल कोई भी एक साइड पकड़ लो, उसी से चेक करके बता सकते हो। जैसे मैंने 51 पकड़ ली, जैसे मैंने ये साइड 51 पकड़ ली, केवल एक ही साइड को चेक करके आप बता सकते हो। मैंने साइड पकड़ ली 51, तो इस साइड की वैल्यू अदर टू साइड के डिफरेंस से बड़ी होनी चाहिए। तो 40 में से 18 घटाओगे 22, 22 से बड़ी होनी चाहिए, हां जी है। और अदर टू साइड के सम 40 और 18 58, 58 से छोटी होनी चाहिए। क्या ऐसा हो रहा है? हां जी हो रहा है। मतलब ये ट्रायंगल पॉसिबल है, ऐसा ट्रायंगल बन सकता है। आप किसी भी एक साइड को चेक करके बता सकते थे। अगर आप 51 ना लेते, आप ये लेते कि भैया सर मैं तो 40 लूंगा, 40 को पकड़ लो, तो साइड 40 की वैल्यू अदर टू साइड के डिफरेंस 51 और 18 का डिफरेंस कितना होता है? 33। 33 से बड़ी है, हां जी है। और 40 की वैल्यू अदर टू साइड के सम 8 3 9 69 से छोटी है। देखो है, हां जी है। मतलब ये ट्रायंगल पॉसिबल है। आप किसी भी एक को लेके बता सकते हो, ठीक है ना। आपको हर एक कंडीशन को बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है कि ये सारी की सारी 6 कंडीशन चेक करते फिरो तब बताओ। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। चलिए मैं आपके सामने ट्रायंगल बनाता हूं। क्या ये ट्रायंगल पॉसिबल है? ये है 328, 415 और 112। बताइए। नीतीश बराबर होगा तो नहीं बनेगा भैया। जब मैंने बड़ा बोल दिया तो बड़ा है। एक पेपर में ऐसे ही सवाल आते हैं भैया, रेलवे वगैरह में स्टेट एग्जामों में बड़े बड़े लंबे चौड़े सवाल नहीं पूछता। वो बस इतनी पूछ ये बात पूछ लेगा, एक ट्रायंगल की तीन साइड 328, 112, 415, बताओ जी क्या ऐसा ट्रायंगल आप अपने पेपर में बना सकते हो? हाँ या ना में बताओ। तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आप कोई भी एक साइड पकड़ लो। जैसे मैंने 112 पकड़ा, तो 112 की वैल्यू अदर टू साइड के डिफरेंस से बड़ी होनी चाहिए। 415, 328, 72 और 15 कितना आ रहा है? 87। 87 से बड़ी है और अदर टू साइड के सम इनसे छोटी। हां जी है। मतलब ये ट्रायंगल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर। लेकिन अगर मैं आपके सामने एक ट्रायंगल इस तरीके से बना दूं, ये है, इसकी साइड है तुम्हारी 897, 401 और ये जो है 340। बताइए, इट इज पॉसिबल कृष्ण? क्या ये ट्रायंगल संभव है? एक त्रिभुज की तीन भुजाएं 897, 340 और 401 हैं। क्या ये त्रिभुज संभव है? आप कुछ भी पकड़ लो। देखिए हमने साइड 897 पकड़ी, तो 897 की वैल्यू जो है अदर टू साइड के डिफरेंस से बड़ी होनी चाहिए। वो तो हो जाएगी, इन दोनों के डिफरेंस से बड़ा ही 897, चेक करने की जरूरत नहीं। पर 897 की वैल्यू इन दोनों के सम से छोटी होनी चाहिए। भाई 340 और 401 कितना हो रहा है? तो 741 आ रहा है। मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 340 प्लस 401 त्रिभुज की दो भुजाओं का सम, त्रिभुज की दो भुजाओं का सम तीसरी साइड से छोटा हो रहा है। मतलब ये ट्रायंगल आप अपने पेन पेपर पे बना ही नहीं सकते। क्लियर है? कोई तकलीफ नहीं। तो मुझे लगता है आप अब मेरी कही बातों को समझ गए। मैं आपके सामने और दूसरी चीज लेता हूं। देखिए मैं आपसे कहता हूं, एक ट्रायंगल की तीन साइड जो हैं, एक ट्रायंगल की तीन साइड्स 11, 15, एक्स हैं। एक्स जो है वो एक इंटीजर है। इंटीजर का मतलब समझते हो? गिनतियां 1 2 3 4 5 6 7 8, एक्स इंटीजर है। तो बताओ एक्स की कितनी वैल्यू पॉसिबल है? एक्स की कितनी वैल्यू पॉसिबल है? बताइए जल्दी से। एक्स की कितनी वैल्यू पॉसिबल है? एक त्रिभुज की तीन भुजाएं 11, 15 और एक्स हैं। जहां एक्स एक इंटीजर है, पूर्णांक है, पूर्णांक, तो एक्स के कितने मान संभव हैं? एक्स की कितनी वैल्यू हो सकती हैं? बताइए।
पुनीत कह रहे हैं 23 वैल्यू। अरे भैया पुनीत, एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 11, 15 और x हैं, तो बताइए x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है। कह रहे हैं कोई x 21 बता रहा है, कोई 22 बता रहा है, कोई 13, कोई इनफाइनाइट बता रहा है, सब पागल हैं। आप एक बात बताइए, त्रिभुज की ये भुजाएं दे रखी हैं, मैंने साइड x पकड़ ली, सवाल क्या कहता है त्रिभुज का कंसेप्ट कि ट्राइंगल की किसी भी साइड की वैल्यू, ट्राइंगल की किसी भी साइड की वैल्यू अदर टू साइड के डिफरेंस से बड़ी और अदर टू साइड के सम से छोटी होनी चाहिए, या फिर त्रिभुज में दो भुजाओं का सम हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा हो सकता है। आप एक बात बताइए, साइड x है तो इस साइड की वैल्यू, इस साइड की वैल्यू अदर दो साइड के डिफरेंस क्या आ रहा है, 11 और 15 का डिफरेंस क्या है, 11 और 15 का डिफरेंस 4 है, 4 से बड़ी होनी चाहिए, और अदर टू साइड के सम 11 और 15 26 से छोटी होनी चाहिए। मतलब ट्राइंगल तभी बनेगा जब x की वैल्यू 4 और 26 के बीच में रहे। देखिए पेपर में कितने सवाल बन सकते हैं सब बताऊंगा। तो मेरे प्यारे भाई ये पूछा जा सकता है कि x की रेंज क्या है, x की रेंज क्या है, तो रेंज का मतलब है x का मान 4 से 26 के बीच में होना चाहिए। ये पहला क्वेश्चन हो गया। तो आप बताइए x की कौन कौन सी वैल्यू है। पहली बात तो आपको इंटीजर लेना है, क्या लेना है, इंटीजर लेना है। x की वैल्यू 4 से बड़ी होनी चाहिए, 4 से बड़ा इंटीजर या बड़ी गिनती कौन सी होती है, तो आप कहोगे सर 5 होती है, 5 तो 5 हो सकती है, 6 हो सकती है x की वैल्यू, 7 हो सकती है, 8 हो सकती है, 4 और 26 के बीच में जितनी भी वैल्यू पॉसिबल है वो सब हो सकती हैं, 5, 6, 7, 8, 9 डॉट 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 कहां तक जाएगा, x की वैल्यू 26 से छोटी होनी चाहिए। तो 26 से जस्ट छोटा, 26 से जस्ट छोटा इंटीजर क्या होता है, 25 होता है दोस्तों। क्या होता है, 25। यानी कि x की वैल्यू 5 और 25 के बीच में कुछ भी हो सकती है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 अप टू 25। सवाल में यह पूछा जा सकता है बताओ x का मिनिमम मान क्या होगा। एक त्रिभुज की दो भुजाएं, सवाल में पूछ लेगा एक त्रिभुज की दो भुजाएं 11 और 15 हैं, बताओ तीसरी भुजा का न्यूनतम इंटीजर वैल्यू, मिनिमम इंटीजर वैल्यू क्या होगा। तो x की मिनिमम इंटीजर वैल्यू क्या आएगी, 5। मिनिमम वैल्यू क्या है x की, 5। त्रिभुज की तीसरी भुजा x की मिनिमम वैल्यू क्या है, 5। आपसे पूछ लेगा x की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, तो आप कहोगे सर मैक्सिमम वैल्यू x की 25 हो सकती है, इंटीजर में 25। तो जवाब क्या दोगे, 25। सबको समझ में आ गया। ये 3 सवाल बन गए आपके। आप एक बात बताओ, सवाल लेकिन पेपर में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, बताओ कितनी वैल्यू लिखी हुई है आपके सामने, गिन के बताओ ये कितनी है। तो बच्चे ने पता क्या लिख कर दिया होगा, गिनना भी नहीं जानते, कितनी संख्या लिखी हुई है बोर्ड पे, अब है कह रहा 20। अब है आपने कैसे किया होगा, 25 में से 5 घटा लिया, 20। 20 नहीं है दोस्तों, 20 में 1 जोड़ना होता है 21। ये 21 संख्या लिखी हुई है। x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, 21 वैल्यू पॉसिबल है, 21 वैल्यू पॉसिबल है दोस्तों। ये 21 है। मैं आपके सामने लिखता हूं 4, 5, 6, 7, 8, ये कितनी संख्याएं, तो आप 8 में से 4 घटाओगे, 4 बोल दोगे। भैया ये 4 थोड़ा ना है, ये 4 नहीं तो 5 संख्याएं भैया, तो 1 जोड़ना पड़ता है हमेशा। लास्ट नंबर में से फर्स्ट नंबर को घटा के 1 ऐड करना पड़ता है। ये 4 तो गैप आ जाते हैं, 1, 2, 3, 4 गैप 4 आ रहे हैं यहां पे, लेकिन संख्याएं 5 हैं। ठीक है ना, क्लियर है, सबको समझ में आया। तो x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, 21। क्लियर, एनी प्रॉब्लम, कोई डाउट, कोई समस्या इसमें, सबको सवाल समझ में आ गया। आबिद कह रहे हैं 26 - 4 बराबर 21। अरे आबिद कब समझोगे तुम, कभी भी नहीं समझ पाओगे। आप बताओ ट्रायंगल कौन कौन से बनेंगे। देखिए एक ट्रायंगल की 3 साइड 11, 15 और x हैं, 11, 15 और x। तो आप एक बात बताओ, 11 और 15 दो साइड तो फिक्स कर दी, दो साइड तो फिक्स कर दी, लेकिन तीसरी साइड जो x है, x की वैल्यू आप 5 से लेके 25 तक कुछ भी ले सकते हो, ट्रायंगल हमेशा बनेगा ही बनेगा। तो x की मिनिमम वैल्यू रहेगी 5, मिनिमम क्या लोगे 5। ये एक ट्रायंगल बन जाएगा। दूसरा ट्रायंगल बनेगा 11, 15, 6, 11, 15, 6। तीसरा ट्रायंगल क्या बनेगा, 11, 15, 7, 11, 15, 7। ये तीसरा ट्रायंगल बन जाएगा। भाई x की वैल्यू बदलते जाओगे, ट्रायंगल भी बदलते जाएंगे, 11, 15, 8। दोस्तों चौथा ट्रायंगल बन जाएगा। इस तरीके से आप बताओ ट्रायंगल कितने बन पाएंगे। लास्ट में आएगा 11, 15 और 25। ट्रायंगल कितने बनेंगे, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि सवाल ये भी बन सकता है, एक ट्रायंगल की 3 साइड, एक ट्रायंगल की 3 साइड 11, 15 और x हैं, तो x के कितने मान पॉसिबल हैं। आपसे भी पूछा जा सकता है कितने ट्रायंगल पॉसिबल है, कितने ट्रायंगल पॉसिबल है, कितने ट्रायंगल बन सकते हैं।
तो आप बताओ फिर क्या उत्तर आएगा। मंजू कह रहे हैं 26 क्यों नहीं। मंजू एक्स का मान 26 से छोटा होना चाहिए, 26 के बराबर नहीं। आप एक बात बताओ भैया, जितनी एक्स की वैल्यू होंगी, ये एक्स की जितने एक्स के रूप बदलेंगे उतने ही अलग अलग ट्रायंगल बनेंगे। जितने एक्स के रूप बदलते जाओगे उतने ही ट्रायंगल बनेंगे। यानी कि पेपर में चाहे ये सवाल पूछा जाए कि थर्ड साइड की कितनी पॉसिबल वैल्यू है, चाहे पेपर में ये सवाल पूछा जाए कि कितने ट्रायंगल पॉसिबल हैं, तो जवाब एक ही रहेगा कि सर 21 ट्रायंगल पॉसिबल है। 21 ट्रायंगल पॉसिबल है। आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही बात, समझ गए। क्या दोस्तों इसमें कोई तकलीफ है प्यारे भाइयों? क्या इसमें कोई संदेह है? ठीक है, हाँ योगेश, डेसिमल वाली वैल्यू नहीं लेनी है जब एक्स इंटीजर बोल दिया, पूर्णांक बोल दिया। तीसरा सवाल यह बनेगा कि एक ट्रायंगल की तीन साइड 11, 15 और एक्स है, जहां एक्स एक इंटीजर है। बताइए इस प्रकार से जितने भी ट्रायंगल बनेंगे, जितने भी ट्रायंगल बनेंगे, उन सभी ट्रायंगल के पेरीमीटर का सम बताओ। उन सभी ट्रायंगल्स के पेरीमीटर का सम बताओ, पेरीमीटर का सम। उन सभी ट्रायंगल के परिमापों का योग बताओ। ये तीसरा क्वेश्चन बनेगा आपसे। देखिए त्रिभुज का पेरीमीटर क्या होता है? परिमाप। परिमाप होता है तीनों साइड को जोड़ दो। एक ट्रायंगल की साइड 3, 4, 5 है, तो पेरीमीटर क्या होगा? तीनों साइड को जोड़ दो, 3, 4, 7, 5, 12। पेरीमीटर का मतलब होता है तीनों साइड का सम। तो आप एक बात बताओ, एक ट्रायंगल की साइड 11, 15 और एक्स है। मैंने बस एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल, ठीक है भाई। तो ये जो है इस तरीके से कितने ट्रायंगल बने? ये 21 ट्रायंगल बने। पेरीमीटर का सम निकालना है, पेरीमीटर का। तो आप एक बात बताओ यार, पेरीमीटर का मतलब ये सब ऐड करना है, सारी वैल्यू जोड़नी तो है, ये सारी वैल्यू जोड़ के ही तो बतानी है। तो आप कहोगे हां जी सर जोड़ के बतानी है, ये सारी वैल्यू जोड़नी तो है और तो कुछ नहीं करना। तो आप बोलोगे हां जी सर। देखिए अगर आप ध्यान से देखो तो हर ट्रायंगल में 11, 15, 26, 11, 15, 26, 11, 15, 26, 11, 15, 26, 11, 15, 26, 26 तो हर ट्रायंगल में आ रहा है। 26 तो हर ट्रायंगल में आ रहा है। 26, 26, 26, 26, 26 कितनी बार आएगा? कितने ट्रायंगल है टोटल? ये 21 ट्रायंगल हैं, तो 26 जो है कितनी बार आएगा? 21 बार। प्लस प्लस, आप ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ध्यान से। और ये देखो, ये 5, 6, 7, 8, इसको अलग से जोड़ लो। प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस डॉट 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 अप टू 25, इसको अलग जोड़ दो, इसको अलग जोड़ लो। क्या आपको समझ आ गया? आप बोलोगे हां जी सर, ये सब कुछ क्लियर है। क्या मैं चीज यहां से मिटा दूं? मुझे लगता है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। देखिए 26 गुणा 21 दोस्तों, ये तो है ही, ठीक है ना। ये क्या बन गया यार? ये एपी बन गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। 5, 6, 7, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम क्या होता है? n/2 a प्लस एल, n/2 a प्लस एल, n/2 a प्लस एल। कितने टर्म्स है, कितनी संख्याएं? आप कहोगे सर ये 21 ही तो संख्याएं, 21 ट्रायंगल, 21 संख्याएं। 21/2, a का मतलब फर्स्ट टर्म 5 है, लास्ट टर्म 25 है, तो 5 प्लस 25 30, 30 आ गया। कितना आ गया? 30। सो 2 से 30 कितनी बार कट जाएगा? 15 बार। 15 बार कट जाएगा, 21 कॉमन ले लोगे तो 26 प्लस 15 कितना आ जाएगा? 31। 26 प्लस 15 सॉरी 41, तो 820 और 41 861। तो पेरीमीटर का सम आ जाएगा इन सभी ट्रायंगल का 861, 861, 861। क्या ये आपको सारे सवाल समझ आ गए? क्या इसमें किसी भी बच्चे को कोई तकलीफ है? एनीबडी? नहीं, पर बात इतना भी समझदार नहीं है अभी एग्जामिनर। सर 31, 32, 33, 34 लेकर भी तो हो सकता है। कहां 31, 32, 33, 34 आ जाएगा भैया? बोलो कहां दिया है? अच्छा पूरा जोड़ को, उसमें तो टाइम लग जाएगा। बिल्कुल कर सकते हो भाई ऐसे ही। तो मैंने आपको सारी ही चीजें बता दी, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन इस पे नहीं बनेगा। आगे चलते हैं, आप मुझे क्वेश्चंस करके बताइए। सवाल नंबर 42, देखिए इसी साल के प्री के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। एक ट्रायंगल की दो साइड की लंबाई 3 और 8 है, तीसरी साइड की लंबाई x है, तो कौन सा रिलेशन सही है? एक ट्रायंगल की दो साइड 3 और 8 है, तीसरी साइड x है, तो बताइए क्या होगा? तो x की वैल्यू जो है अदर टू साइड के डिफरेंस,
8 माइनस 3 5 से बड़ी होगी और अदर टू साइड की सम 8 प्लस 3 11 से छोटी होगी। मतलब बी ऑप्शन इस सवाल में सही जाएगा और ये सही आंसर है बी वाला। ये इस साल के पेपर का ही पूछा गया सवाल है, प्री के पेपर का। तो प्री के पेपर में ऐसे डायरेक्ट ही सवाल पूछे जाते हैं, आपको ये पता होने चाहिए। ठीक है, आगे चलें दोस्त, क्लियर है? आप बोलोगे यस सर। नेक्स्ट चीज की तरफ आ जाते हैं, सवाल नंबर 43, ये बताइएगा। करिए। दिए गए चित्र पी क्यू आर में एस पी क्यू पर एक बिंदु है। आपके सामने ये ट्राइंगल दिया है पी क्यू आर, पी क्यू पर कोई पॉइंट एस है इस तरीके से। पी आर की लंबाई 8 है, ये पी एस 3 है और ये क्यू आर 15 है, क्यू आर 15। तो आप बताइए एस क्यू की लंबाई क्या हो सकती है? आपके सामने ऑप्शन है, तो एस क्यू व्हाट कुड बी देन द लेंथ ऑफ एस क्यू कुड बी, देन द लेंथ ऑफ एस क्यू कुड बी। एस क्यू की लंबाई इन चारों ऑप्शन में से, इन चारों ऑप्शन में से ही बताना है क्या हो सकती है जल्दी से। आप एक बात बताओ, अगर ये साइड 8 है, ये 15 है, तो थर्ड साइड की वैल्यू क्या होगी? अगर दो साइड पता है, ये 8 है, ये 15 है, तो त्रिभुज की तीसरी भुजा की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहोगे सर पी क्यू की वैल्यू जो है वो 15 माइनस 8 7 से बड़ी होनी चाहिए और 15 प्लस 8 23 से छोटी होनी चाहिए, 23 से छोटी होनी चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर, पीक्यू की वैल्यू 7 से बड़ी होनी चाहिए और 23 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, पीक्यू की वैल्यू 7 से बड़ी होनी चाहिए, तो पीक्यू की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 8। ये 7 से बड़ा जस्ट इंटीजर क्या होता है? 8 होता है। पीक्यू की वैल्यू 7 से बड़ी होनी चाहिए, तो 7 से बड़ा इंटीजर क्या होता है? 8। तो पीक्यू की मिनिमम लंबाई 8 होनी चाहिए, पीक्यू मिनिमम 8 हो सकता है। अगर ये 3 है तो एसक्यू की जो लंबाई है वो मिनिमम क्या होगी? 5। तो 4 तो पॉसिबल ही नहीं है कभी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कभी। तो आप बोलोगे हाँ जी सर। आप एक बात देखिए कि पीक्यू जो है 23 से छोटा होना चाहिए, पीक्यू 23 से छोटा होना चाहिए, तो 23 से जस्ट छोटा इंटीजर क्या होता है? 22। तो पीक्यू की मैक्सिमम वैल्यू 22 हो सकती है, पीक्यू की मैक्सिमम वैल्यू, पीक्यू की मैक्सिमम वैल्यू 22 हो सकती है, 22। अब बताओ 22 में से 3 तो यही है पीएस, तो एस क्यू कितना बचा? 19। तो एस क्यू की मैक्सिमम वैल्यू 19 हो सकती है, 19 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो 19 से ज्यादा 20 नहीं हो सकता, ये 24 भी नहीं हो सकता, लेकिन ये 13 जरूर हो सकता है, क्योंकि 13 जो है आपका 5 और 19 दोनों के ही बीच में आ रहा है, तो यही आंसर आ जाएगा 13। क्लियर है? अनिल कमेंट मैंने पढ़ लिया है आपका। बहुत ही ज्यादा ये आसान सवाल था, सभी भाई सवाल को समझ गए हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया है, ठीक है? क्या सवाल था? एक ट्राइंगल की 3 साइड 11 15 एक्स है, नॉट ड्रॉन टू स्केल का मतलब जैसा सवाल में चित्र दे रखा है एक्चुअल में चित्र वैसा नहीं है, उससे हटके है, वो एक रफ फिगर दे रखा है। एक ट्रायंगल की 3 साइड 11 15 और x हैं, x एक इंटीजर है, तो बताओ x की कितनी वैल्यू पॉसिबल होंगी या कितने ट्रायंगल पॉसिबल होंगे? तो इस सवाल को मैंने करने का एक तरीका तो बताया कि 21 आएगा, वो आ गया। एक डायरेक्ट शॉर्टकट भी होता है, डायरेक्ट कंसेप्ट बताइए, मैं समझाऊंगा। 2 इंटू स्मॉलेस्ट साइड -1, 2 इंटू स्मॉलेस्ट साइड -1, 2 इंटू स्मॉलेस्ट साइड -1। ध्यान से सुनिएगा, सवाल यह है कि एक ट्रायंगल की 3 साइड 11 15 x हैं, एक ट्रायंगल की 3 साइड 11 15 और x हैं, बताइए x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है? तो एक ट्रायंगल की 3 साइड देखिए 11 15 x तो पता ही नहीं है। अब बताओ 11 और 15 में छोटा कौन सा है? 11 और 15 में छोटा कौन सा है? तो आप कहोगे सर 11 छोटा है। स्मॉलेस्ट कौन सा? 11 है। तो 2 गुणा 11 -1, देखो डायरेक्ट आ गया ना 21। तो 21 वैल्यू पॉसिबल आएंगी। कितनी वैल्यू पॉसिबल आएंगी? 21। तो चाहे सवाल में ये पूछा जाए x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, चाहे सवाल में पूछा जाए कितने ट्रायंगल पॉसिबल है, डायरेक्ट आप आंसर बता सकते हो 21। ठीक है, मैंने आपको बेसिक बहुत प्यार से समझाया समय लेके, और मैंने डायरेक्ट भी बता दिया है। क्लियर है? क्या इसमें कोई परेशानी है? एनीबॉडी? आगे चलिए, जरा ये क्वेश्चन बताइएगा। देखिए, प्री के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, प्री में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। एक ट्रायंगल की 2 साइड 876 और 678 है, थर्ड साइड एक इंटीजर है, तो आप बताइए कितने डिफरेंट ट्रायंगल पॉसिबल है, कितने डिफरेंट ट्रायंगल पॉसिबल है? तो एक ट्रायंगल की 2 साइड दे रखी है 876 और 678, और जो है थर्ड साइड एक इंटीजर है, कितने ट्रायंगल पॉसिबल है? आप बताओ डायरेक्ट, इन दोनों में स्मॉलेस्ट कौन सा? ये स्मॉलेस्ट है,
कितने ट्रायंगल पॉसिबल होंगे? 2 इंटू 678 माइनस 1, आ जाएगा डायरेक्ट। आप कहोगे 8 दूनी 16, 6 में से घटाओगे, यूनिट डिजिट पे 5 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन में आ रहा है, यही आंसर है बी 1355। मुश्किल से मुश्किल सॉल्व करने में आपको 2 सेकंड लगेगा। 2 अट्ठे 16, 6 में से घटाओगे 5, यूनिट डिजिट पे 5 आएगा और यही आंसर होगा। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट सवाल ही बताइए। Find the sum of perimeter of the triangles formed from the side 14, 25 centimeter and x, where x is an integer. उन सभी ट्रायंगल्स के पेरीमीटर का सम बताइए जो साइड 14, 25 और x से बनते हैं, जहां x एक इंटीजर है। अगर x एक इंटीजर है तो x की वैल्यू 25 माइनस 14 11 से बड़ी और 25 प्लस 14 39 से छोटी होगी। x की वैल्यू 11 और 39 के बीच में होनी चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि आप ये कह सकते हो कि x की वैल्यू जो है वो मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 12। मिनिमम वैल्यू क्या होगी दोस्तों? 12। 12, 13, 14, 15 ये सब x की वैल्यू होंगे और कहां तक जाएगा? 38। कितनी? 38। एक्चुअल में x की कितनी पॉसिबल वैल्यू आएंगी? x की कितनी पॉसिबल वैल्यू आएंगी? अगर देखिए डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, साइड 14 ये 25 है तो स्मॉलेस्ट 14 है, 14 दूनी 28 माइनस 1 27। 27 ट्रायंगल पॉसिबल बनेंगे। कितने ट्रायंगल संभव बनेंगे? 27 ट्रायंगल बनेंगे, 27। ठीक है ना? तो x की ये पॉसिबल वैल्यू है, लेकिन सवाल में ये पूछा है कि जितने भी ट्रायंगल बने सबके पेरीमीटर का सम बताओ। अब यार ये देखो, देखिए दो साइड तो फिक्स है ना, ये तो 14 25 तो फिक्स कर दिया ना, ये 14 25 तो फिक्स कर दिया ना, सभी में 14 25, ये 14 25 तो सभी में फिक्स कर दिया ना। पेरीमीटर का मतलब होता है साइडों को जोड़ दो, तीनों साइडों को जोड़ दो। तो आप कहोगे हाँ जी सर, देखिए यहां जोड़ेंगे 14 प्लस 25 39, ये 39, ये 39, 39 39 39 39 39, ये तो 27 बार आ ही जाएगा। कितने ट्रायंगल है? 27, तो 39 तो आ ही जाएगा 27 बार। प्लस आपको और देखना है मेरे प्यारे भाई, ये 12 इनको जोड़ोगे, 12 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 15 प्लस डॉट डॉट 38, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गया एपी। एपी का सम क्या होता है? n/2 a प्लस एल। n नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ए फर्स्ट टर्म है, एल लास्ट टर्म है। ये कितने टर्म्स है? ये कितने टर्म्स हैं? आप कहोगे सर 27 टर्म है, 27/2। ए प्लस एल करोगे, ए प्लस एल करोगे तो 12 प्लस 38, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, 12 प्लस 38 कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 50। तो 2 से 50 25 बार जाएगा। यहां से 27 कॉमन है, 39 प्लस 25 कितना आ जाएगा? 64। ठीक है, 3 का क्यूब 4 का क्यूब, तो 12 का क्यूब हो गया 1728। 1728 आंसर है ए ऑप्शन। कोई तकलीफ? आयुष समांतर श्रेणी एक ऐसी सीरीज जिसके टर्म का डिफरेंस सेम रहे। ये चीज जो मैं लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, ये चीज लिखना बंद करिए आप। डिजिटल सम काम नहीं आएगा। अगर 27 ट्रायंगल है तो आंसर 9 का मल्टीपल होगा। अब देखिए ये ऑप्शन भी 9 का मल्टीपल है, ये भी 9 का मल्टीपल है, ये नहीं है, तो फिर भी आप 2 ऑप्शन में फंस जाएंगे ना, ये भी 9 है, ये भी 9 डिजिटल सम, तो हर सवाल उससे नहीं होगा। ठीक है भाई, चलिए देखो आज मैं इतना ही छोड़ रहा हूं, तबीयत सही नहीं है मेरी, बाकी मैं आपको क्वेश्चन जो है कल कराऊंगा। ठीक है, इसके आगे के सवाल। चलिए बाय।